करते हैं वाणिज्यवाद। नया साल है और नए साल में बातें पुरानी कर लेते हैं। ठीक है, वाणिज्यवाद इसमें तो मर्केंटिलिज्म भी कहते हैं। मर्केंटिलिज्म वाणिज्यवाद में आई का विचारधारा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 18th सेंचुरी, और ये वो टाइम है जब यूरोप में, बात यूरोप की हूँ खास करके यूरोप की, यूरोप माना जाता है। तो पश्चिमी यूरोप में 14वीं से 16वीं शताब्दी में क्या आ चुका था? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के जस्ट बाद धर्म सुधार और प्रबोधन स्टार्ट हो चुके। पुनर्जागरण आया तो नेचुरल सी बात है कि तर्क यानी कि विज्ञान स्थापित हो, और जैसे ही विज्ञान स्थापित हुआ, कृषि के स्थान पर, ध्यान रखिएगा, जैसे साइंस डेवलप होती है इंडस्ट्री आती है, कॉमन फेनोमेना। साइंस डेवलप होती है तो कृषि के स्थान पर तो प्रमुखता होती है, कृषि तो रहती है, प्रमुख रूप से उद्योग आ जाते हैं। और यही यूरोप, जैसे ही इंडस्ट्रीज आएगी तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा इन वस्तुओं का, और वो प्रोडक्शन क्या करेगा? वो बाजार ढूंढेगा, वो बाजार ढूंढेगा, और वो बाजार घरेलू भी हो सकता है और विदेशी भी। और ये वो समय है जब 1700 के बाद से औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो चुकी। पहले परिस्थितियां जान लीजिए। 1700 से औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो चुकी है और 1750 से उसमें गति हो गई है, मतलब वो तेज स्पीड पकड़ ली। अब उस तेज स्पीड को क्या चाहिए? और ज्यादा बाजार चाहिए। तो आपको बाजार चाहिए, थोड़ा नीचे होकर के आइएगा, तो बाजार चाहिए उसको। अब उस बाजार के लिए जो है दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं। पहला तो ओपन मार्केट हो, आपकी भी दूसरे की भी, या बंद मार्केट हो, अपनी बंद मार्केट कर लें, दूसरे की ओपन रखें। तो अपनी बंद करें और दूसरे की ओपन रखें, उसके लिए आपके पास बल होना चाहिए, बल होना चाहिए। और वो बल कैसे होगा? बल कैसे होगा? थोड़ा नीचे होके आओ यार, मैं बार बार कह, तो बल कैसे होगा आपके पास? सेना के द्वारा। और जैसे ही सेना का यूज करोगे आप, तो समझ लीजिए आप शक्ति का प्रयोग करके युद्ध में चले गए। और युद्ध का मतलब होता है विस्तार, युद्ध का मतलब होता है एकाधिकार। भाई मेरे पास पावर है, मैंने मोनोपोली कर ली, और मोनोपोली करके मैं आपके देश में मेरी वस्तुएं बेचूंगा। जो कर सकते हो करो। जैसे इस दौर में भारत में यूरोपीय कंपनी आती है 1600 में, और वो व्यापारिक एकाधिकार लेके आती है। तो वाणिज्यवादी थी। एकाधिकार जहां होता है वाणिज्यवाद होता है। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसको, वाणिज्यवाद को का आर्थिक संस्करण कहा जाता है। युद्ध का आर्थिक संस्करण, समझ लीजिए आर्थिक लाभ लेने हैं युद्ध के द्वारा। और ये पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट यूज जो था आपका एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा ये लेसेस फेयर के समर्थन है, लेसेस फेयर के समर्थक हैं, और बात वाणिज्यवाद की कर रहे हैं। हो गया ना उल्टा एकदम से? तो वाणिज्यवाद की बात क्यों करेगा? तो वाणिज्यवाद की बात वो इसलिए कर रहे हैं कि वाणिज्यवाद, मैंने कहा कि ये हस्तक्षेप चाहते हैं, लेसेस फेयर, कि राज्य हस्तक्षेप ना करे। का मतलब राज्य हस्तक्षेप कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप होता है वाणिज्यवाद में। क्लियर? और ये क्या कह रहे हैं? हस्तक्षेप।
तो इसका मतलब वो उस अर्थव्यवस्था को, वाणिज्यवादी अर्थव्यवस्था को नकार देते हैं। ये नाम वाणिज्यवाद कौन देता है? मर्केंटिलिज्म, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहते हैं कि भी राज्य जो है अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है, और अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए? मुक्त होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब बाजार ही निर्धारण करेगा, और बाजार जो निर्धारण करेगा मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा। बाजार की शक्तियां कौन सी हैं? डिमांड एंड सप्लाई। तेल के रेट कैसे तय होते हैं? मांग और पूर्ति के आधार पर। अब तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खूब सस्ता हुआ पड़ा है, यूक्रेन युद्ध चला हुआ है, इजराइल हमास युद्ध चला हुआ है। ये बात अलग है कि हमारे देश में महंगा है, हम खरीद लेंगे महंगा भी, राष्ट्रवादी लोग हैं, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कंगाल हो जाएंगे। देश हित में तो कंगाल हो रहे हैं। तेल ज्यादातर कौन ला रहा है देश में? अडानी और अंबानी। अंबानी अडानी का घर बना देंगे हम, हमारा क्या है? राष्ट्रवादी लोग वो अरबपति खरबपति हो जाए, हम तो भाई भिखारी भी रह के काम चला ले। देश पहले है, अडानी अडानी पहले। तो मांग पूर्ति की शक्तियां तय करती हैं। क्या रहा है? अब मुक्त अर्थव्यवस्था और ये बंद अर्थव्यवस्था एक किस्म से मुक्त के विरुद्ध, क्लोज इकोनॉमी, संरक्षणवादी आप इसको कह सकते हो, जहां पर संरक्षण दिया जा रहा है राज्य की तरफ से, एकाधिकार किया जा रहा है राज्य की तरफ से। और जैसे भारत में मैंने एग्जांपल दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आपका अगर हम देखें तो यहां पर यह वाणिज्यवाद वही देश अपनाता है, जैसे मैंने कहा पश्चिमी यूरोप जो शक्तिशाली होता है, जो समृद्ध होता है, जो मजबूत होता है, जैसे यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन ने अपनाई, पश्चिमी यूरोप ने फ्रांस ने अपनाई, कोलबर्ट था इसका बहुत बड़ा समर्थक, इटली ने अपनाई, एंटोनियो सेरा इसका बहुत बड़ा समर्थक था, और थॉमस मून ब्रिटेन का था, वो बहुत बड़ा समर्थक। दोनों देशों के विचारक के समर्थक हैं, है ना कमाल की बात। और जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति विकसित हो रही है, वैसे वैसे इसका विरोध भी हो रहा है। एडम स्मिथ का विरोध कर, ये भी उसी देश में विरोध हो रहा है जहां डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी उसी देश में पनप रही है जहां डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। विरोध क्यों किया जा रहा है? कह रहे कि कुछ लोगों का व्यापार पर एकाधिकार हो गया, जैसे कंपनी का, सारी लूट कंपनी कर रही है, लूट में कोई तो भाग हमें दे दो, अकेले लूट रहे हो तुम तो। इसलिए 1813 का चार्टर एक्ट आता है, और लूट में बाकी यूरोप भी शामिल हो जाता है, खास करके ब्रिटेन, बाकी नहीं कहूंगा, ब्रिटेन भी शामिल हो जाता है। तो ये मुक्त व्यापार वो था कि लूट सबको मिले, इंग्लैंड के व्यापारियों के अनुसार। समझ में आ रहा है? तो अब आप देखिए, वाणिज्यवाद, राज्य क्या कर रहा है? आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, राज्य शासन कर रहा है। दूसरा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका है, आईआर, प्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट पर जोर दे रहे हैं। इसका मतलब इंपोर्ट नहीं होने देंगे, और अगर इंपोर्ट हुआ भी, किसी वस्तु का इंपोर्ट हुआ भी, तो वो क्या होगा? वो मटेरियल, कच्चे माल का। तो भारत में देख लीजिए ना, कंपनी क्या कर रही है? कच्चा माल भेज रही है, लोहा, कोयला, कपास, और तैयार माल कहां करके बेच रहे हैं? यहां तैयार किया और भारत में भेज दिया। समझ में आ रहा ना कंपनी का वाणिज्यवाद? एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है? ये आपको भारत में तैयार माल भेज रहे हैं। तैयार माल भेजने का और कच्चा माल लेने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ उद्देश्य ये है कि हमारी जो बुलियन है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड उस समय किस में होता था? धातु में, सोना चांदी में। सोना चांदी में होता था, आज डॉलर तो नहीं था ना। तो धातु में व्यापार हो रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा बुलियन
अपने देश में सुरक्षित रख सकें। अब जब हम बुलियन सुरक्षित रखेंगे क्या होगा, हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उसके पास बड़ी सेना होगी, हम युद्ध कर पाएंगे, हम दूसरे देश को जीत पाएंगे, अपना विस्तार हो पाएगा। और युद्ध और विस्तार का अर्थ क्या है, साम्राज्यवाद आ रहा है। और जब हम साम्राज्यवाद द्वारा ए देश पर कब्जा कर लेंगे तो ए देश हमारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉलोनी। और उस कॉलोनी का हम क्या करेंगे, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सब तरह से दोहन करेंगे। तो वहां हो जाएगा उपनिवेशवाद। और इस उपनिवेशवाद को तो कौन बढ़ाएगा, साम्राज्य, सेना, युद्ध, राजनीतिक नियंत्रण, ये क्या है फिर, राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण, सेना, युद्ध, ये साम्राज्यवाद के उपकरण हैं। ये साम्राज्यवाद है, फिर इसका मतलब तो सीधा सा हुआ। सारा उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद क्या होता है, जहां आप बड़े कंफ्यूज रहते हो। वाणिज्यवाद क्या है, सारा ना, ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएंगे तो इतिहास नहीं समझ में आना। क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या भाई, ये क्या बला कहां से आई। और इतिहास हम मिस कर जाते हैं इस चक्कर में। इतिहास पढ़ लेते हैं, वाणिज्यवाद पूछे, चरण तो आया था वाणिज्यवाद का भारत के इतिहास में, 1813 तक का चरण वाणिज्यवादी माना जाता है ना, माना जाता है ना। 3 चरण में बांटा है भारतीय इतिहास। तो पहला चरण वाणिज्यवादी है, जहां पर बुलियन रोका जा रहा है। और जब बुलियन रोका जाएगा, आयात कम से कम होगा, निर्यात ज्यादा से ज्यादा होगा। आयात होगा तो कच्ची वस्तुओं का होगा, रॉ मेटेरियल का होगा। आ गया दूसरा। अब ये जो परिस्थितियां थी ये डेवलप क्यों हुई, मैंने आपको बताया, इस दौर में औद्योगिक क्रांति हो रही है, पुनर्जागरण हो चुका है। और ये देश कृषि अधिशेष से औद्योगिक अधिशेष की तरफ आ चुके। कृषि अधिशेष से किस तरफ आ गए, औद्योगिक अधिशेष की तरफ। और औद्योगिक अधिशेष को दूसरे देशों में बेचना है। और दूसरे देशों में बेचने के लिए क्या चाहिए, सेना, सेना चाहिए ना, और राज्य का समर्थन, दोनों ही चीजें। और व्यापार पर एकाधिकार, तो 3 चीजें इसमें मस्ट होती हैं। एक, आपके पास बड़ी सेना होनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्र और राज्य होने चाहिए। राष्ट्र राज्य मैंने पहली क्लास में बताया था, राज्य होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, सेना है, राज्य है, मोनोपोली होनी चाहिए। और इनके माध्यम से आप सेना के माध्यम से, राज्य के माध्यम से एकाधिकार स्थापित करते हैं। और एकाधिकार कब आता है, जब आप दूसरे राज्य को युद्ध के द्वारा नियंत्रित कर लेते हैं, हरा देते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो वाणिज्यवाद की प्रमुख शर्तें हैं ना, ठीक है। और बुलियन का रोक होगा इस एकाधिकार के द्वारा, मोनोपोली के द्वारा, सोना चांदी जिसको आप बुलियन बोलते हैं, इन पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा आपके पास इकट्ठे रहेंगे। और बचत को अधिकतम से अधिकतम प्रोत्साहन दिया जाएगा, बचत पर पूरा जोर रहेगा, बचत ज्यादा से ज्यादा होगी। अगर बचत करनी है तो इसके लिए क्या किया जाएगा, व्यापार, ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि अपने ही देश के संसाधनों से हो, समुद्री व्यापार अपनी नौकाओं से हो, अपने क्षेत्र में ही हो, अपने नियंत्रण में ही हो, ताकि ज्यादा बचत हो। दूसरी, विलासिता की वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा रोक रहेगी। तो लग्जरियस आइटम आप खरीदते हो, जैसे एप्पल का फोन 1 लाख का आ रहा है, ऐसे फोन मंगाएंगे नहीं। समझ रहे हो, उस टाइम को जो भी विलासिता की वस्तुएं होती थी, महंगी महंगी पोशाकें वगैरह, रोक होगी। इसलिए भारत के मूल्यवान वस्तुओं जैसे आपका वस्त्र, रेशम के वस्त्र, उन करों को प्रोत्साहित किया गया। यूरोप में जाते थे और इंग्लैंड क्या करता था, उनके ऊपर संरक्षणवादी नीतियां अपना देता था कि इंग्लैंड में आएगा तो उसके ऊपर ऊंचे ऊंचे कर लगा दो, और अगर कर लगाने से भी वो वस्तु नहीं रुकेगी तो जिसने खरीदा है उसको दंड दे दो, जिसने खरीदा है तो दंड दे दो। एक बहुत ही बड़े राइटर हुए हैं
आपका डेनियल डिफोए, सर्वेंटीज लिखा है उन्होंने लिटरेचर में, डेनियल डिफो सर्वेंटीज लिखा है उन्होंने। तो वो बड़ा दुख व्यक्त करते हैं, आपका भारत की वस्तु यूरोप में आ रही है, इंग्लैंड में आ रही है, पेनिस में लिखा उन्होंने। वो बड़ा दुख व्यक्त करते हैं इस टाइम पे। और एकमात्र देश केवल हॉलैंड था जहां भारत की वस्तुएं जाती थी, जिसके ऊपर रोक नहीं थी। नहीं तो संपूर्ण यूरोप में ऊंची संरक्षणवादी नीतियां, यानी कि ऊंचे ऊंचे कर लगा दिया, आयात कर, टैरिफ जिसको कहते हैं भारत की वस्तु। और भारत की वस्तुओं पर जब रोक लगाई गई तो भारत की वस्तुएं वो थी विलासिता की वस्तुएं मानी गई। और बचत करोगे तो विलासिता की वस्तुएं क्यों लोगे? और इसी समय आप एक प्रश्न आता है कि इंग्लैंड क्यों कामयाब हो गया? का कारण यह था कि इंग्लैंड ना तो विलासिता की वस्तुएं पैदा करता था, ना विलासिता की वस्तुएं मंगाता था। और फ्रांस विलासिता की वस्तुएं भी पैदा करता था और विलासिता की वस्तुएं आयात भी करता था। इसलिए उसका जो उद्योग था आम जन के लिए नहीं था, विलासिता की वस्तुएं आम जन खरीद। इसलिए इंग्लैंड ने वैसी वस्तुएं बनाई जिसका प्रयोग आम व्यक्ति करता था। इसलिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति संसार में छा गई। जैसे आज चीन की औद्योगिक क्रांति छोटी छोटी वस्तुएं जो हम रोज यूज करते हैं वो बना के हमारे घरों में घुस गया चीन। अगर चीन एप्पल के फोन बनाता तो हर घर में घुसता। चीन ने लड़ियां बनाई, हर व्यक्ति की जरूरत, छोटे छोटे पंखे बना दिए, बल्ब बना दिए, मशीन बना दी, तेल बना दिया, सब बना दिए। भाई हट जाओ यार, यहाँ क्या जरूरत है? मतलब हट जाया करो, नीचे हो जाओ, क्लास पढ़ा रहा हूं। तो आपको क्या क्या बनाया, मतलब क्या क्या बनाया समझ में आ रहा है? कौन कामयाब होगा, कौन नहीं होगा, मतलब नहीं, कौन कामयाब हो सकता है समझ में आया ना? तो मेरे डेली यूज की वस्तुएं बनाएगा तो मैं लूंगा। मैक्सिमम पॉपुलेशन गरीब और मध्यम वर्ग तो होता है, अमीर वर्ग तो जैसे भारत में 20 फैमिली, और 20 का भी बादशाह हमारे आदरणीय पूजनीय देश के लुटेरे, सॉरी लुटेरे नहीं, आगे बढ़ाने वाले अडानी जी, मतलब खास हमारे आदर, हम एक, हमारा एक, बाकी सारा भी देश, सबका साथ सबका विकास। तो ये आपका पूंजी आगे बढ़ाएगा। तो ये आपका हुआ। और इसीलिए आपने कहा ना, मैंने युद्ध हुए, देखिए ब्रिटेन वालों ने आकर के यहाँ डचों से, ब्रिटेन वालों ने आके फ्रेंच से युद्ध किया, यूरोप में एंग्लो फ्रेंच युद्ध हुआ, एंग्लो डच युद्ध हुए, लगातार युद्धों में चल रहा है पूरा यूरोप। भारत में भी कंपनियां आ रही तो युद्ध कर रही हैं। युद्ध कहाँ हुआ? ब्रिटेन और फ्रांस का, यूरोप में। और कर्नाटक युद्ध स्टार्ट यहां हो गए। मतलब सिर्फ मोनोपोली और कुछ नहीं था। फ्रांस और आपका इंग्लैंड का युद्ध जो था, भारत में कर्नाटक युद्ध हुआ, उसका उद्देश्य सिर्फ मोनोपोली प्राप्त करना था, उसका उद्देश्य सिर्फ वाणिज्यवादी था। और क्या मतलब था उसका? उत्तराधिकार तो नाम था, हम कहते हैं ना उत्तराधिकार का विस्तार था, नहीं नहीं, ये वाणिज्यवाद का विस्तार प्यारा है। एकाधिकार का विस्तार था, शक्ति का विस्तार था, युद्ध का विस्तार था, समझ में आ गया ना? राष्ट्र राज्यों की महत्वाकांक्षाओं का विस्तार था। वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा राष्ट्र राज्य स्थापित हो चुके थे और प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य की सीमाओं को अतिक्रमण करना चाहता था, ये उनका विस्तार था। ये वाणिज्यवाद था आपका, आ गया ना? तो वाणिज्यवाद समझ में आया? कर दीजिए। वाणिज्यवाद होता क्या है? नेक्स्ट क्लास में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इसकी अगली कड़ी। वाणिज्यवाद की नेक्स्ट सीढ़ी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जिसको आप बार बार कंफ्यूज हो। आधुनिक भारत में बार बार आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री बार बार आता है। नए साल पे पढ़ लीजिए, तो पढ़ोगे तो अच्छा तो पढ़ोगे, बट थोड़ा सा क्रिएटिव होके सोचोगे भी जरूर। तुम लोग 15 घंटे पढ़ते तो जरूर हो, परंतु कभी उसके ऊपर मनन नहीं करते हो। हमारे प्राचीन काल में कहा गया था कि चिंतन और मनन होना चाहिए। हम चिंतन और मनन कुछ नहीं करते, केवल पढ़ लेते हैं और उसको किताब को रख देते। जरूरी क्या है? पढ़ के उसके ऊपर सोचना, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करना। हमारी कॉमन सेंस गायब है और यूपीएससी कॉमन सेंस ही चेक करता है, या कोई भी एग्जाम, ठीक है?